हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कला विषय में टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अभी आप लोगों का एलटी का पेपर होने वाला है कला विषय का, और यह टेस्ट सीरीज के प्रश्न हमारे यहाँ 30 नवंबर को आयोजित हुए थे, और उसी 30 नवंबर के टेस्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है गांव का चितेरा, उसके साथ उपनाम दिया गया है गांव का चितेरा, उपनाम जो दिया गया है भूरी सिंह शेखावत। दूसरा है राजस्थान का माइकल एंजेलो, उमेश चंद शर्मा। तीसरा विकल्प है जैन शैली का जादूगर कैलाश चंद शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का असत्य विकल्प आपको चुनना है, यानी गलत विकल्प चुनना है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है राजस्थान का माइकल एंजेलो, तो दोस्तों राजस्थान का माइकल एंजेलो ये उमेश चंद वर्मा नहीं है। राजस्थान का माइकल एंजेलो माली राम शर्मा है। तो इसलिए ये दूसरा विकल्प जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ हम लोग देखेंगे माली राम शर्मा इनको राजस्थान का माइकल एंजेलो कहा जाता है, जबकि जैन शैली के जादूगर कैलाश चंद शर्मा है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प दिया गया है ये असत्य है। और इस तरह के सत्य असत्य है नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और जब तक पूरे प्रश्न को आप पढ़ नहीं पाएंगे तब तक जो है वो प्रश्न सही नहीं हो सकते। इसलिए प्रश्नों को धैर्यपूर्वक पूरा पढ़िए और उसके विकल्पों पर विचार करिए। आइए, हमारा दूसरा प्रश्न है, बांग्लादेशी नारियां किस चित्रकार की रचना है। विकल्प है के हैबर, के जी सुब्रमण्यम, बी प्रभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी प्रभा है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का उत्तर, यहाँ वो लोग के हैबर को समझ रहे होंगे, लेकिन के हैबर का चित्र जो है वो बांग्लादेश का जन्म है, ना कि बांग्लादेश की नारियाँ। और बी प्रभा बंगाल विभाजन के दौरान बांग्लादेशी नारियों, खास करके हिंदू नारियों के साथ जिस तरह से अमानवीय घटना हुई थी उसके चित्रों को चित्रित करके बी प्रभा चर्चा में आ गई थी। और ये बी प्रभा एक लोक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि इनके पति जो विट्ठल हैं वो एक मूर्तिकार हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य कला किस कला के अंतर्गत आती है। आपके विकल्प में दिए गए हैं उपयोगी कला, ललित कला, दोनों, और चौथा विकल्प दिया गया है कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ इन विकल्पों को ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न जो पूछा गया है इसमें काव्य कला को पूछा गया है, और हम लोग देखे हैं कि ललित कलाओं की संख्या कुल 5 है, और इसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है, काव्य कला है, संगीत कला है, वास्तुकला है, या स्थापत्य कला कहा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ललित कला सौंदर्य प्रधान भी होती है। तो यहाँ इस प्रश्न का दूसरा विकल्प है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जगत जननी महर्षि पवित्र झरना चित्र किस चित्रकार का है।
जिसमें विकल्प जो दिए गए हैं, विकल्प में अवनी बाबू, निकोलस रोरिक, यामिनी राय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जगत जननी या महर्षि चित्र ये एक रूसी चित्रकार हैं, निकोलस रोरिक, ये इनका चित्र है। हालांकि हम लोग निकोलस रोरिक को हिमालय के चित्रकार के रूप में जानते हैं, और निकोलस रोरिक जो एक रूसी चित्रकार थे, भारत में आकर के यहाँ की सुंदरता को बस गए, यहाँ की सुंदरता को देखे और यहीं पर बस गए कुल्लू में। और इनके द्वारा जो हिमालय के चित्र बनाए गए हैं उसमें अधिकतर नीले रंगों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इनको नीले रंगों का जादूगर भी कहा जाता है। और इनके पुत्र हैं श्वेत स्लोरोरिक, जिनका विवाह भारत की पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अभिनेत्री देविका रानी से हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि प्रश्नों के बारे में जो थोड़ा सा डिटेलिंग की जा रही है आप लोगों को पसंद आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो अगले वीडियो में केवल प्रश्न और उसके उत्तर दिए जाएंगे। जैसा भी होगा आप कमेंट करिएगा। हालांकि इस प्रश्न में थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहे हैं, अगर आपका कमेंट आएगा तो हम और डिटेलिंग करेंगे, नहीं तो प्रश्नों के सीधे उत्तर दे दिया करेंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चक्की पीसने वाले चित्र किसका है? विकल्प है अमृता शेरगिल, रवि वर्मा, शारदा चरण वकील, के आचारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शारदा चरण वकील। बंगाल शैली के चित्रकार शारदा चरण वकील दिल्ली में एक कला विद्यालय स्थापित किए थे, वकील स्कूल ऑफ आर्ट, इनका है। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, किस कला में उत्पादित लोकप्रिय चित्र एवं वस्तुएं जिसे उपयोगिता समाज ने महत्व दिया है, ये किस कला के अंतर्गत आती है, ये पूछा गया है। विकल्प है कंप्यूटर कला, ऑप्टिकल कला, पॉपुलर कला और लोक कला। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पॉपुलर कला। और दोस्तों, आज पॉपुलर कला सबसे लोकप्रिय है। पॉपुलर कला के अंतर्गत सारी कलाओं को हम समाहित कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे छोड़ा जा सके, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो, मूर्ति के माध्यम से हो, चलचित्र के माध्यम से हो, सारी कलाएं इस पॉपुलर कला के अंतर्गत आ जाती हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ में ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना गया है? विकल्प है कल्पसूत्र, शिल्परत्न, मानसोल्लास, चित्रलक्षण। दोस्तों, यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ब्रह्मा के लिए पूछा गया है और ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार के रूप में चित्रलक्षण में बताया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चित्रलक्षण है। दोस्तों, चित्रलक्षण जिसे भयजीत के द्वारा लिखा गया था, यहाँ प्रथम चित्रकार के रूप में अगर हम लोग देखें तो एक ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसका एक अंग है चित्रसूत्र। उसमें प्रथम चित्रकार नारायण को माना गया है, जबकि चित्रलक्षण में प्रथम चित्रकार को ब्रह्मा को माना गया। तो ये ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न क्या है। अगर कभी कभी ग्रंथ दे देता है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार या चित्रसूत्र के अनुसार प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं, तो वहाँ उसका उत्तर नारायण हो जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार किस ग्रंथ में माना गया है तो चित्रलक्षण है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में चित्रकला को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है? विकल्प है महाभारत, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण
ललित विस्तार। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो चित्रसूत्र है। चित्रसूत्र या इसी को विष्णुधर्मोत्तर पुराण कह सकते हैं। इसमें एक श्लोक है, चित्र ही सर्वशिल्पा नाम मुखम लोकस्य चाप्रियम, अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर चित्रसूत्र हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कौन सा ग्रंथ है? विकल्प है चित्रलिक्षण, अग्निपुराण, शिल्प रत्न या अर्थशास्त्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, या सरलता से कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा लिखा गया था। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ थोड़ा सा दोस्तों नज़दीकी विकल्प है और इसे ध्यान से देखिएगा। और इसके जो सही उत्तर हैं वो मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन में प्रेम की तरह है कला। दोस्तों ये कला की परिभाषा है, अर्थात जीवन में प्रेम की तरह है कला। ये किसकी परिभाषा है? विकल्प दिया गया है आनंद कुमार स्वामी, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल और रस्किन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पैदा हुए थे और यहाँ इलाहाबाद में चितिन्नाथ मजूमदार के देखरेख में कला की शिक्षा ली और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समीक्षावाद की शुरुआत की है। यानी भारत में समीक्षावाद की शुरुआत या काशी शैली के जनक कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल ही थे। और आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला प्रधान है। विकल्प में है आकृति, विषय, वर्ण, अंतराल। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। भारतीय कला में अगर प्रधानता की बात की जाए तो भारतीय कला दोस्तों एक विषय प्रधान कला है। हालांकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारतीय कला में किस तत्व की प्रधानता है या भारतीय चित्रकला प्रधान है और उसमें विषय नहीं रहता है, तो हम लोग रेखा सही कर देते हैं। और कभी कभी केवल कला में किसकी प्रधानता है तब वहाँ हम लोग वर्ण सही कर देंगे। तो देखिएगा विकल्प में क्या दिया गया है और सवाल क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक कलाकृति का जनक माना जाता है। और इसका जो विकल्प दिया गया है हम लोग विकल्प में देखते हैं कनिंघम, जगदीश गुप्ता, ब्रासफुट और मार्शल। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इन 4 विकल्पों में जो सही उत्तर है वो है ब्रासफुट। इनका पूरा नाम है दोस्तों रॉबर्ट ब्रासफुट। इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक कलाकृति 1863 ईस्वी में मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम, वहाँ से इन्होंने क्लीवर या बिदरणी खोजी थी। इसीलिए इनको भारतीय प्रागैतिहासिक कलाकृति का जनक भी कहा जाता है। और आइए इस कड़ी का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न है किस काल को संधि काल या संक्रमण काल कहा गया है? आसान सा प्रश्न है। विकल्प है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा गया है क्योंकि यहाँ दोनों कालों के लक्षण रखते हैं, पूरा पाषाण काल के
और नवपाषाण काल के, तो इसीलिए इसको संधि काल कहा दिया गया है, यानी दोनों कालों के मध्य, या इसी को संक्रमण काल कहा दिया गया है, दोनों कालों के अंश यहाँ दिखने के कारण। आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। हमारा प्रश्न है, भारतीय कला में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प है जगदीश गुप्ता, अवनींद्रनाथ, ईवी हैबल और शैलेंद्र नाथ डे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो ईवी हैबल हैं। ईवी हैबल अर्थात अर्नेस्ट विंडफील्ड हैबल, जो कलकत्ता कला विद्यालय, मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं, और भारतीय कला के पुनरुत्थान में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है आसान सा एक प्रश्न है, राम गोपाल विजयवर्गीय के कलागुरु कौन थे? सैलोज मुखर्जी, यनेश बेंद्रे, शैलेंद्र नाथ डे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तो शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और राजस्थान में बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इनके शिष्यों में राम गोपाल विजयवर्गीय, राजस्थानी कला के विकास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए राम गोपाल विजयवर्गीय को राजस्थानी चित्रकला का पिता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है, सैंधवकालीन पाषाण मूर्तियां निर्मित हैं। विकल्प है बंद साचा विधि, तक्षण पद्धति, चिकोटी पद्धति, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग अनुमान लगाइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तक्षण विधि या तक्षण पद्धति। कुछ लोगों का ध्यान उपरोक्त सभी पर गया होगा, लेकिन ये गलत है। अगर यहाँ पाषाण मूर्तियों की चर्चा नहीं होती, अगर केवल पूछा जाता है कि सैंधवकालीन मूर्तियाँ निर्मित हैं, तब आप सभी पद्धति से लगा सकते थे। लेकिन पाषाण की बात की गई है, तो पाषाण की जो मूर्तियाँ हैं वो तक्षण विधि अर्थात छीनी हथौड़ी से काट करके बनाई जाती थी, जबकि धातु की मूर्तियाँ बंद साचा पद्धति से, मिट्टी की मूर्तियाँ चिकोटी पद्धति से बनती थी। तो इस प्रश्न को ध्यान से अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आपके प्रश्न ही गलत हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को पहले भी बताए हैं कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और उसके विकल्पों का चयन करिए। आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में किसकी मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं? यहाँ देखिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है, और विकल्प है गाय, ऊंट, घोड़ा और सभी। तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ सभी हो जाएगा, यानी इन सभी पशुओं की मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई हैं। हालांकि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पशुओं में बैल की मृण मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, लेकिन गाय की एक भी मृण मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। अब यह एक संयोग है कि ऐसी इनकी कोई धार्मिक मान्यता थी कि हम लोग इसे अभी तक खोज नहीं पाए हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, राजस्थान की मूर्तिकला पुस्तक किसने लिखी है? विकल्प है नीलिमा सेठ, एरिक डिकिंसन, आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो नीलिमा शेख है। नीलिमा शेख के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नीलिमा शेख गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी थी और एक महिला चित्रकार के रूप में, महिला चितेरी के रूप में ये भी प्रसिद्ध थी। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, गोपाल घोष किस कला संगठन से जुड़े थे? विकल्प है ग्रुप 1890, कलकत्ता ग्रुप, टकमर 28, पैग मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है कलकत्ता ग्रुप। गोपाल घोष जिन्हें आधुनिक दृश्य चित्रकला के पिता कहे गए हैं और ये कलकत्ता ग्रुप के एक बहमीन कलाकार के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त किए थे।
सैंधवकालीन सभ्यता में कला के उच्च दर्शन होते हैं, यानी सैंधवकालीन कला के उच्च दर्शन होते हैं। और इसका जो विकल्प दिया गया है, सैंधवकालीन सभ्यता में जो विकल्प दिया गया है, मूर्तियाँ, मनके, मुहर और आभूषण। तो दोस्तों यहाँ उच्च कला के दर्शन सभी में होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कला के दर्शन होते हैं वो यहाँ की मुहरों में दिखाई देते हैं। मोहरों में हम लोग देखे हैं कि सबसे सुंदर कुकुदमान वृषभ के चित्र प्राप्त हुए हैं, और भी विभिन्न मुहरों पर लिपियों, लेखों और विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो मोहर होगा, और इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। आइए हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। आधुनिक चित्रकार विमान सुंदरम का देहांत कब हुआ? 9 मार्च 2022, 29 मार्च 2023, 29 मार्च 2024। हालांकि दो विकल्प 2024 दे दिया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है यह है 29 मार्च 2023। दोस्तों विमान सुंदरम यह आधुनिक इंस्टॉलेशन की शुरुआत करने वालों में ये पहले चित्रकार थे, और अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी, गीता कपूर इनकी पत्नी हैं, और 2023 ईस्वी में अभी दिल्ली में इनका निधन हो गया। और आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। प्रागैतिहासिक कलाकृति के चित्रों की आकृतियाँ कितने चश्म आकार में बनी हैं? विकल्प है 1 चश्म, 1.5 चश्म, सम्मुख चेहरा या 2.25 चश्म। तो दोस्तों ये प्रागैतिहासिक कालीन आकृतियों की बात की गई है, तो यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन आकृतियों में सम्मुख चेहरा, अर्थात इसी को कह सकते हैं कि 2 चश्म चेहरे प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा बने हैं। 2 चश्म चेहरे का मतलब होता है कि जब चित्र में दोनों आंखें दिखाई दें, इसे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ हमारे फ़ोटो को, इसमें दोनों आंखें दिखाई दे रही हैं, चश्मा निकालने के बाद में भी, यहाँ चश्मे से मतलब नहीं है। तो जब किसी चित्र में दोनों आंखें दिखाई देती हैं तो इसको 2 चश्म बोलते हैं, और जब एक आंख दिखाई दे तो उसको 1 चश्म बोलते हैं। पता नहीं कैमरे में मेरी कितनी आंखें दिखाई दे रही हैं, और जब एक आंख पूरी दिखाई दे और दूसरी आंख आधी दिखाई दे तो इसको 1.5 चश्म बोलते हैं। ताकि इससे आप लोग परिचित होंगे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली पर किस शैली का प्रभाव है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें अपभ्रंश शैली है, भारतीय लोक कला है, मुगल शैली है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ राजस्थानी कला पर इन सभी शैलियों का प्रभाव है। दोस्तों इसका जो उत्तर है ये सभी होगा, क्योंकि यहाँ पर लोक कला का भी प्रभाव है, मुगल शैली का प्रभाव है, और अपभ्रंश शैली का जो जन्म हुआ है वो जो है राजस्थानी शैली का जो जन्म हुआ वो अपभ्रंश शैली से ही हुआ है। इसलिए राजस्थानी शैली पर जो है सभी शैलियों का प्रभाव है। और राजस्थानी शैली मुगल शैली के समकालीन है, श्रृंगारिक शैली के उपनाम से प्रसिद्ध है। और आइए एक प्रश्न और देखते हैं। हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया? विकल्प है 1954, 1984, 1956 और 1953। तो यहाँ दोस्तों जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प नहीं है। यूनेस्को ने अजंता को, एलोरा को विश्व विरासत सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया, और विकल्प 83 नहीं है, तो इसलिए इसका जो नज़दीकी विकल्प है 1984, इसको हम लोग सही करेंगे। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि जब प्रश्न में सही विकल्प ना हो तो सही विकल्प के निकटतम कौन सा विकल्प है उसे आप लोग वरीयता दीजिएगा। और अगला प्रश्न है, चित्रकार हेमंत मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों हेमंत मिश्रा ये असम में पैदा हुए थे। हालांकि विकल्प यहाँ दिया गया होगा झारखंड, पंजाब, बिहार, असम,
लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग केवल इन्हीं 25 प्रश्नों को देखेंगे, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और प्रश्नों को देखना चाहते हैं, हालांकि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 125 है, तो हम सारे प्रश्नों को देंगे। अगर आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट रहा तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।